अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो पाकिस्तान हिस्ट्री स्टार्ट की थी सीरीज, उसमें हम लखनऊ पैक्ट करेंगे। तो लखनऊ पैक्ट जो दिसंबर में हुआ 1916 में, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं और इवेंट्स बता दूं कि क्या चल रहे थे, ताकि आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझ आए। लखनऊ पैक्ट जो है, इसमें मुस्लिम लीग भी बन चुकी है। और मुस्लिम लीग बन चुकी थी 1906 में, और कांग्रेस पहले बन चुकी थी। तो मुसलमानों की और हिंदुओं की जो जमात थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। तो कांग्रेस के बाद क्या हुआ? कांग्रेस के बाद मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स आए। मुसलमानों ने अपनी जमात बनाई, उसके बाद मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स आए, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम दिया गया कि मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का सिलसिला दिया जाए। तो कैद आजम साहब जो थे, उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की हुई थी, और मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली ना 1913 में। कायद ज्वाइन मुस्लिम लीग ये आ जाते। कैद आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1913 में। अब कैद आजम साहब जो हैं, वो दोनों के मेंबर हैं, मुस्लिम लीग के भी मेंबर हैं और कांग्रेस के। कैद आजम जो है, वो चाहते थे कि ये दोनों इकट्ठे मिलके, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अगेंस्ट जो है ना, लखनऊ पैक्ट के थ्रू, कैद आजम के बड़ी इसमें कोशिशें थी, जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ। कैद आजम ने कहा कि दोनों मिलके एक एजेंडा तैयार करें और वो ब्रिटिशर्स के सामने रखें, दोनों जमातें मिलके। क्योंकि बेसिकली दोनों नेटिव हैं, दोनों जमातें, दोनों के अपने अपने स्टेक होल्डर हैं मेन। तो जो डोमिनेंट पावर है या कॉलोनियल पावर है, जो बाहर से हुकूमत कर रही है इन पे, वो ब्रिटिशर्स हैं। तो दोनों को चाहिए कि मिलके अपने एजेंडा सामने रखें, जो उनके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हैं, तो जो दोनों के जो है ना, बाहमी मशावरत से, कलेक्टिव विस्डम से जो है ना, वो पॉइंट्स निकाले जाएं और वो उसके सामने रखे जाएं, ब्रिटिशर्स के सामने। दूसरी बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई 14 से 1918। तो ये भी एक मुहर्रिक था कि उस ब्रिटिशर्स भी वॉर में जो है वो ट्रैप हुए हुए थे। तो कैद आजम ने कहा कि दोनों जमातें मिलकर उनको प्रेशराइज करती है, ठीक है। ये पूरा एक जो है हिस्टोरिकल एनालिसिस था। तो अब लखनऊ पैक्ट में जो है वो क्या क्या हुआ, और इसने जो है कैद आजम को, इधर कैद आजम को जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी इसकी रीडिंग करते हैं ताकि मजीद बातें समझ आ जाए इसमें। इन दिसंबर 1960 agreement was reached AIML India All India Muslim League और Indian National Congress। arduous rounds of the negotiation, बहुत ज़्यादा rounds हुए थे negotiation, मुज़ाकरात हुए थे, spreading over a considerable period of time। revocation of partition of बंगाल, इसके पीछे partition of बंगाल की जो है ना, वो रिस्टोरेशन थी। 1905 में partition of बंगाल हुई और 1911 में partition of बंगाल खत्म हो गई। तो उसके बाद मुसलमानों ने देखा कि भाई, ये तो हमें एक सिर्फ पार्टीशन की थी बंगाल की, उस वजह से मुसल हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ नहीं। लेकिन फिर भी उनको इतना ज़्यादा अभी इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, तो कैद आज़म ने कहा कि दोनों भाई भाई हैं, हम मिल के चीज़ें करते हैं। तो कांग्रेस एंड लीग टू कम क्लोजर, दोनों क्लोज आए। टुगेदर विद दिस डेवलपमेंट दे रोज अ डिमांड which started a fuzzy whimpering, attained crescendo and become popular frenzy, the Hindu Muslim Unity। 1910 में सैयद नबीउल्लाह voiced their demand while delivering
इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन मुस्लिम लीग सेशन। ये थोड़ी सी डेवलपमेंट बता रहा है पिछली 1911 में वही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है, एनलमेंट ऑफ बंगाल होगी 1905 में पार्टीशन हुई। तो फिर आउटब्रेक फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ ना, मैंने बताया अभी आपको। This existing atmosphere of total consensus among almost all the political circles in the world. But with the outbreak of war, political thought on the question crystallized. Indian statements were of opinion that they would have to overcome their mutual differences if they were to achieve anything from British after war. तो पहले निगोशिएशन हुई थी डिफरेंट, उसके बाद जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, फजल हक, फजलुल हक, अब्दुल रहमान, अकरम खान, मौलवी मोहम्मद याकूब, ये सारों ने जो है अटेंड किया। इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट है जी। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, पस मंजर बताना है, कॉन्टेक्स्ट बताना है, फिर आपने इसके फीचर्स लिखने हैं। द हिंदू एग्री टू द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इधर हिंदू ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब जो मिंटू मॉर्ले ने 1909 में दिया था, उसमें हिंदू भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, आप जुदागाना इंतखाब। द हिंदू कंसीडर्ड दैट द मुस्लिम वुड हैव वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन, तो इस पे भी राजी हो गए कि मुसलमानों की 1/3 सीटें होंगी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। A weightage formula was proposed under which Muslims would get less representation than their population in the legislative council in those provinces where they were in majority, but more in province where they were not. ये भी एक इम्पोर्टेंट है वेटेज फार्मूला, कि जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है वहाँ उनको तादाद में उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगी। ये फायदा होना था ना इधर, इधर मुसलमानों को भी फायदा तो होने, जैसे हिंदू अगर उधर, हिंदू अगर मेजोरिटी में, उनकी सिटी भी मेजोरिटी में है, तो फिर वो माइनॉरिटी को वो सप्रेस करते हैं ना। तो इन्होंने ये वेटेज फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत वाले आबादी हैं, उधर मुसलमानों की जो नुमाइंदगी करेंगे वो बंदे कम होंगे, क्योंकि वो फिर अगर वो भी ज्यादा होंगे तो वो ला तो वही बनाएंगे ना जो मुसलमानों के लिए होगा, हिंदू फिर उधर सप्रेस हो जाएंगे। तो ये मुसलमानों के लिए भी फायदा था उनके लिए। इसको कहते हैं वेटेज फार्मूला। ये पूरी जी डिस्ट्रीब्यूशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, सीट्स कितनी देनी है, कितने परसेंट देनी है। It was decided that no official member would present any bill related to another nation in any elected body if three-fourth of number of the affected nation approved। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर 75% जो है 3/4 किसी जगह की के अगेंस्ट बिल पेश होगा किसी ग्रुप के, और वो 75% उसको निगलेक्ट कर देती है या नलीफाई करती है, तो वो बिल जो है वो काबिल कबूल नहीं। बेसिकली ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, जहाँ मुस्लिम है या हिंदू है जो मेजोरिटी में है, और माइनॉरिटी को बेसिकली ये क्या दे रहे हैं, ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इट वाज डिमांडेड दैट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज करेंगे 150 तक, एंड 4/5 ऑफ इट्स मेंबर बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, और हर 5 में से 4 मेंबर जो है वो पब्लिक इलेक्ट करेगी। द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल बाय इलेक्टेड मेंबर देमसेल्व्स एंड नॉट सिलेक्टेड द गवर्नमेंट, इलेक्टेड होंगे बल्कि गवर्नमेंट उन्हें सिलेक्ट नहीं करेगी ना। ये इलेक्ट और सिलेक्ट की डिबेट है ना, कि जी इलेक्ट होता है जो जिसको हुकूमत अवाम करे, सिलेक्ट होता है कोई फेवरेट पर्सन। It was demanded that the member of the central and provincial legislative council be given the right to move adjournment motion। adjournment motion होता है मुलतवी कर देना किसी चीज को। It was demanded that the control of Secretary of State and the government of India over the provincial government be curtailed to give them more autonomy। ये जो आज पाकिस्तान बात नहीं करता बार बार प्रोविंशियल अटोनॉमी, प्रोविंशियल अटोनॉमी, तो उस टाइम भी यही मुसलमान बात कर रहे थे ना, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉरेन है, मतलब ब्रिटिशर से आता था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता है। कहते हैं कि प्रोविंस के अंदर उनका उनका जो प्रोविंस के अंदर उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम करना है, ताकि प्रोविंस को ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी मिल सके। यही तो हम कहते थे। Nobody from the Indian civil service should be made either the governor or head of provincial government।
इंडियन सिविल सर्विसेज वैसे स्टार्ट हुआ है 1864 में, ये भी आया। इट वाज डिमांडेड दैट ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल शुड हैव द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। हाँ जी, मेंबर जो होंगे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑल सोर्स एक्सेप्ट पोस्ट टेलीग्राफ साल्ट ओपियम रेलवे बी ट्रांसफर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्योंकि साल्ट उस टाइम कितना इंपॉर्टेंट था, वो कहते हैं कि ऑल सोर्सेज मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, एजुकेशन सूबों के पास होगी। इनके अलावा टेलीग्राम हो गया, साल्ट हो गया, नमक हो गया, अफ्यूम हो गया, और रेलवे। तो ये किसके महकमे, ये किसके जाएंगे, सेंटर की तरफ, और बाकी प्रोविंस को इख्तियार दे दिया जाएगा, वो अपनी मर्जी से करें। The Council Secretary of State for India be disbanded and two assistant secretary may be appointed to assist him। हाँ जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी लगा दिए जाएंगे जो उनको असिस्ट करेंगे। हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल मस्ट बी इंडियन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हाफ गवर्नर जनरल होंगे वो मस्ट बी इंडियन, वो इंडिया के होंगे लाजमी। अगर वो इंडिया के नहीं होंगे तो वो नहीं लग सकते। कितना कॉम्प्रिहेंसिव था ये प्लान। द सेम मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यही मेथड जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए किया जाएगा। जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलहदा कर दें आप। एंड नो ऑफिसर शुड बी डेलीगेटेड विद जुडिशियल अथॉरिटी। और किसी ऑफिसर को कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। रिएक्शन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू। द लखनऊ पैक्ट evinced different reaction from Hindu and Muslim. Hindu of UP opposed the pact on the ground that it ensured the right of separate electorate Muslim। देखिए हिंदुओं ने इधर से ही जो है ना वो अपोज करना शुरू कर दिया कि भाई इसके अंदर तो मुसलमानों के लिए अलहदा जुदागाना इंतखाब का सिलसिला है। अदर हैंड उसके बरक्स ऑल इंडिया मुस्लिम महासभा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द होल पैक्ट। मुस्लिम महासभा, ऑल इंडिया, सॉरी हिंदू महासभा, ठीक है, but their opposition was ineffective as some of strong leader like Taj Bahadur Sapru, Motilal Nehru, Jagat नरेन मोला, क्योंकि बाकी जो हिंदू महासभा के थे हैड देमसेल्फ टेकन पार्ट, क्योंकि उन्होंने ये जो मेन मेन बंदे थे इन्होंने हिस्सा लिया था, तो इसकी जो अपोजिशन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। मुस्लिम ओपिनियन भी दो चीज़ों में थी, कुछ मुस्लिम कहते थे ठीक है कहते आजम वगैरह, कुछ जो थे द वो मुस्लिम लीडर हु वर इन फेवर ऑफ कॉपरेशन विद द कांग्रेस सपोर्टेड द पैक्ट, बट द फॉलोअर सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट जो था वो इसको अपोज कर रहे थे। याद रखना, सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट शिबली नुमानी है, अल्ताफ हुसैन हाली है। खैर अल्ताफ हुसैन हाली और वो तो शिबली नुमानी 1914 में फोत हो गए थे, तो जो उनसे पढ़े हुए थे सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट से, तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं। द पीस अखबार, ये भी एक अखबार का नाम भी आ जाता है, वेहमेंटली कंडेम्ड द लखनऊ पैक्ट। The paper wrote dozen of leaders criticizing the pact. It was of view that by the bringing the policy of the league in line with the Congress. The Hindu and the Sikh of the Punjab also opposed the Lucknow pact. हिंदू और सिखों ने भी इसको अपोज किया था। ये इसकी क्रिटिक है जी थोड़ी सी, और यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है ये भी आप देख लें। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का किसने कहा, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ जाता है, सरोजनी नैदू ने। आयशा जलाल अपनी बुक स्पोक्स पर्सन में कहते हैं कि कैद आजम वही एक रिप्रेजेंटेटिव थे पूरे हिंदुस्तान के उनके। आगे आगे जी ये जेम्स फोर्ड रिफॉर्म।